हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर करने वाले हैं। नाम तो इसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है, बट इस चैप्टर को मैं मल्टीप्लायर के नाम से जानता हूँ और यूजुअली बच्चों को भी ये इसी नाम से याद रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक मेजर कंसेप्ट है वो मल्टीप्लायर का ही है। ठीक है, ये लास्ट लास्ट में आता है और बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल वही पार्ट है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले चलो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर की इस चैप्टर का नाम है हमारे पास शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। वेट अ सेकंड। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। पहले तो हम शॉर्ट रन की डेफिनेशन जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद जाके हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का सीधी सी बात क्या मतलब है? शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता प्रोडक्शन में। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। हमारी इकोनॉमी में 10 लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में 10 लाइट बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, 10 लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो जो लाइट बल्ब्स है वो मशीन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जो इंसान है वो खुद इन लाइट बल्ब्स को बना रहे हैं। अगेन एग्जाम्पल। ठीक है, एक हमारी इकोनॉमी है जिसमें वो मटके बन रहे हैं। ठीक है, घड़े बन रहे हैं। ठीक है, फ्लावर पॉट्स बन रहे हैं। सीधी सी बात, मिट्टी के फ्लावर पॉट्स बन रहे हैं। अब वो जो फ्लावर पॉट्स है उन्हें बनाने में मशीन्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस खुद बना रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा ह्यूमन काम करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मशीन है, एक मशीन 100 बनाती है, उनमें एक आदमी, बस उस मशीन को चलाने के लिए 2 से 4 आदमी चाहिए, वो मशीन चला रहे हैं और हजारों दिन के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ इंसान विदाउट एनी टेक्नोलॉजी जितना प्रोड्यूस कर रहा है बस हम उसी को कंसिडर करते हैं इन शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, एक और बार मैं वो पढ़ लूँ। पहली बात तो ये मैंने देखो शॉर्टकट लिखा है। जो आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है उसमें आपको, सॉरी, जो शॉर्ट रन पीरियड होता है उसमें आपका जो आउटपुट है वो टेक्नोलॉजी के कोई रोल नहीं होता उसमें, एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा रोल है। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, टेक्नोलॉजी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, दैट्स द डेफिनेशन। हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। कहने का क्या मतलब है? जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, बस यही चल रहा है। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? अब देखो, अभी तक हमने शॉर्ट रन पढ़ा, अब हम जानेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट एक सिनेरियो में आता है जहां पे, एक सेकेंड, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं। दैट इज नोन एज, यू कैन से, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये केस होता है जहां पे जितना हमारे सप्लायर्स सप्लाई करना चाहते हैं और जितना हमारे, यू कैन से, जितना हमारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जितना हमारी जो जनता है वो कंज्यूम करना चाहती है, डिमांड करनी चाहती है इस साल, दोनों चीज़ें इक्वल होती है। ठीक है, मतलब जितनी टोटल डिमांड होने वाली है इस साल और जितनी टोटल सप्लाई होगी वो दोनों इक्वल होगी। ये आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। ठीक है, दिस इज, देखो ये ना कभी हार्ड, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा ये इक्वली और एग्जैक्टली सेम है, थोड़े बहुत वेरिएशंस आती है। ठीक है, ओके। व्हाई इज देयर एन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी? देखो, अब भाई इक्विलिब्रियम की क्या होता है, मतलब बस थोड़ी डेफिनेशन फॉर्म में यही फॉर्मूला को यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, व्हेन इंटेंडेड प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू इंटेंडेड परचेज। इंटेंडेड प्रोड्यूस क्या होता है कि इस बार सोचा हमने इतना प्रोड्यूस करना है, जब इक्वल होता है कि जब जनता सोचती है कि हमने इस साल इतना डिमांड करना है, इतना कंज्यूम करना है, जब ये दो चीज़ें इक्वल हो जाती है तब आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, ए एस इज इक्वल टू ए डी इज इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात। ठीक है, अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा, पेपर में पूछ ले ना, व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट इन अ जीडीपी, आपने लिखना इक्विलिब्रियम इज सच अ सिचुएशन, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज सच अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। बस सीधी सी बात, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। बस ये, और उसके साथ ये फॉर्मूला लिख देना, ये ए एस इज इक्वल टू ए डी। एक अच्छा इंप्रेशन बनता है जब कभी तुम ना डेफिनेशन के साथ एक फॉर्मूला लिखो ना, एक बहुत अच्छी इंप्रेशन आता है और टीचर उस पर तुम्हें जरूर मार्क्स देगा। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम जो आउटपुट है उसे आप इफेक्टिव डिमांड भी कहते हो। इफेक्टिव डिमांड क्या चीज़ है? इफेक्टिव डिमांड यही है, जब आपके डिमांड है, जब वो सप्लाई के इक्वल हो जाए, वो आपकी इफेक्टिव डिमांड होती है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। दैट इज इट। The equilibrium GDP means that the level of the GDP where the producers, भाई देखो एक और डेफिनेशन है, ये भी इसी की इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, दिस इज आल्सो रियली गुड डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम GDP means that the level of GDP where the producers wish to, what the producers wish to produce is exactly equal to what the buyers wish to buy during an economic year। जितना हमारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जब वो इक्वल होता है जितना हमारे बायर्स इस साल परचेज करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन को आप इक्विलिब्रियम कहते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी कहते हो।
बस ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं तो बोलूँ इसको भी छोड़ो, जो ये पीछे वाली डेफिनेशन है ना इसको भी छोड़ो, ये जो यहाँ पे लिए लिखा है इसकी जगह आप इसी के ऊपर रिलाय करो। दिस इज रियली रियली प्रोफेशनल एंड रियली गुड डेफिनेशन। ओके, अब जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई के लिए एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। अब आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, जो हमारा एएस है, वो इक्वल होता है वाई के, इनकम के। हमने पीछे अच्छे से पढ़ रखा है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और जो इनकम है दोनों सेम होती है, और दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इनकम का दोनों का। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है 45 डिग्रीज पे। इसका क्या मतलब है, हमारा एएस और इनकम एक ही होती है। अब मान लो हमारे पास हमें एक चीज़ मिल गई है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, एएस और एडी इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इज्यूम किया कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। जब हमने इज्यूम किया हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, तो एएस और एडी इक्वल होता है। ठीक है, दो अलग तरीके से मैंने एक ही बात बताई है। ओके, अब क्या होगा, एएस को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इनकम से। क्यों क्यों कर सकते हो, क्योंकि एएस और इनकम इक्वल होते हैं। भाई अगर समझ नहीं आ रहा ना, ये वाई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाई। अब फोर लग रहा है, नेवर माइंड, ये दिस इज वाई। ठीक है, एस इज इक्वल टू वाई। अब आप क्या करोगे, एस को रिप्लेस कर दोगे वाई के साथ, इज इक्वल टू एडी। एडी के साथ आप क्या लिख दोगे, वाई इज इक्वल, एडी का क्या फॉर्मूला है, चलो इसको आगे जाते हैं, पर बस अभी इतना याद रखो, जो आपकी इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जितनी टोटल इनकम है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी और डिटेल में आगे बताता हूँ आपको। इक्विलिब्रियम जीडीपी इंप्लाइज दैट सिचुएशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, एएस इज इक्वल टू एडी होता है, इनकम इज इक्वल टू एडी होता है। एक्चुअल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स। मतलब ये मतलब है कि जितना एक्चुअल स्टॉक है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स के पास है, वो इक्वल है कितना, एक्चुअल स्टॉक और द रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ विद द प्रोड्यूसर्स। मतलब एक्चुअल स्टॉक उतना ही है एक प्रोड्यूसर के पास जितना रिक्वायर्ड है, जितना उसने बेचना है इस साल, और जितनी की डिमांड है इस साल। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज, इतना इस वाले डेफिनेशन में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इन केस मान लो अगर क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए, जब सप्लाई चीज़ों की समान, यार मेरे को चीज़ बताओ, आपकी दुकान ऐसी है जी, इस साल आपको पता है कि हमारी मार्केट बहुत कम चल रही है। ठीक है, आपको पता है मंदी आ रखी है मार्केट में, जो बहुत टर्मिनोलॉजी, कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो उस साल आपने दुकान में क्या फुल स्टॉक भर के रखोगे, आपको पता है भाई खरीदने वाले लोग कम है, तो हाँ आप क्या करोगे, थोड़ा कम रखोगे। बट मान लो इस साल भी आपने मंगा दिया ज़्यादा सामान, और मार्केट में खरीदने वाले लोग कम है, क्योंकि थोड़ा इस बार गरीबी है, मतलब लेकिन से इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल है, तो लोगों को ज़्यादा खरीद नहीं रहे इस बार सामान। ठीक है, दुकान की लैंग्वेज में बोलूँ तो इस बार मार्केट में बहुत मंदी छा रखी है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, और आपने अपनी सप्लाई बहुत ज़्यादा रखी है और जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे आप। इसमें क्या होगे, जो आपके पास एक्चुअल स्टॉक्स हो गए वो बहुत ज़्यादा हो गए, जो रिक्वायर्ड स्टॉक हो गए वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। रिक्वायर्ड मतलब जितने जितने की ज़रूरत थी लोगों को बेचने के लिए। ठीक है, जितना मतलब जितना मार्केट में चीज़ें खरीदनी थी, मतलब जितना लोगों ने खरीदना था, उस सामान से आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, बस ये वही बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉस होगा आपको। लॉस क्यों होगा, लॉस ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। आपकी मार्केट में, आपकी दुकान में इतना सारा माल पड़ा होगा, वो बिकेगा ही नहीं, वो क्या होगा, लॉस होगा ड्यू टू अनसोल्ड स्टॉक्स। स्टॉक ही नहीं बिके बिके अनसोल्ड स्टॉक्स। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स सफर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द, देखो अब एक और सिचुएशन है, इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस साल डिमांड लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी लॉस होगा, बट लॉस किस वजह से होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड। आपको पता है कि इस साल इतनी सारी बिक्री होनी थी, पर आपने दुकान में कम सामान रखा है। ठीक है, ये तो वही बात है, इस दिवाली में एक दुकान वाला है, वो उसे पता है कि भाई अब दिवाली आ रही है, अब लाइट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा बिजनेस होने वाला है, रोप लाइट्स, ये लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स से बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। तो क्या करो, वो बंदा क्या कर रहा है, इस साल लाइट से नहीं खरीद रहा, बोला नहीं यार मैंने खरीदना ही नहीं है इस साल, मैं नहीं, मैं बल्ब भी बेचूंगा। अब भाई वो बंदा घाटे में है, क्यों, उसका जो अनफुलफिल्ड डिमांड, जो जो यू कैन से जो मार्केट है, जो डिमांड करी थी मार्केट, वो उसको पूरा ही नहीं कर पाया, अगेन वो लॉस में है। ठीक है, वही बात। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अभी जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने ये समझ लिया है, जो आपकी y इज इक्वल टू एडी होता है, क्यों, क्योंकि ए एस और y एक ही चीज होती है, देयरफॉर y इज इक्वल टू एडी। अब देखो मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। ठीक है, चलो वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, कहाँ पे एक्सप्लेन, चलो मैं आपको अलग से बताता हूँ यहाँ पे। पहले इतना हमें पता है, जो आपका एडी है, मैं थोड़ा ना कंबाइंड लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे को इजी होता है वो, इसलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, हमें पता है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, पीछे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ने का तरीका है, बनाने का तरीका है C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड को फाइंड करने का क्या तरीका है, C+I। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये तरीका है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एग्रीगेट, देखो पिछले चैप्टर में हमने सारे फॉर्मूलाज सब कुछ दिखा रखा है कि ईडी को कैसे फाइंड करते हैं, एएस को कैसे फाइंड करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे, मैं एज्यूम करूँ कि आपको ये पता होगा। ठीक है, एडी को कैसे आप निकालते हो, C+I के फॉर्मूला से, एएस को कैसे निकालते हो, C+S के फॉर्मूला से। अब आपके पास सी है, कंजम्पशन भी है, यहाँ पे भी कंजम्पशन है, आप क्या करोगे, देखो बेसिक मैथ करते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ, दिस इज पॉजिटिव सी,
अब इस जो ये वाला सी है कंजम्पशन है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, यू कैन से इक्वल टू के इस साइड लाओगे, इससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस सी प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज आनी चाहिए। ये वाला सी कौन सा है, ये वाला जो पॉजिटिव सी है, ये वाला सी आया है, और जो ये वाला सी है ये इधर को आया था, तब इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सेविंग्स हो गई। अब देखो ये पॉजिटिव सी है और ये नेगेटिव सी है, ये दो कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, आपके पास बचेगा, वाह ये मेरे तो मेरा आई इतना सुंदर बना है, नेवर माइंड। आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा एंड में, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। वाई का क्या मतलब है, सी प्लस एस। वेट, पहली बात y इज इक्वल टू एटी है, सबको पता है क्यों। अब देखो, अब हम बात करेंगे, अब इस y को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, एस का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो, अब एडी है, एडी को भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे किस फॉर्म में, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सीधी सी बात। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, वाह, एक सेकेंड, फिर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ये वही बात है, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, और आपके पास एंड में बचेगा सी प्लस आई। ठीक है, सॉरी, एस इज इक्वल टू आई, ये आपके पास लास्ट में बचेगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज, यू कैन से सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, अभी कंसेप्ट आता है एक्स एंड सेविंग्स, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। एक्स एंड सेविंग्स का क्या मतलब है, डिजायर्ड सेविंग और द प्लान सेविंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये डिजायर कर रहे हो, अभी तक आपने सेविंग नहीं किया, इस बार सोच रखा है कि हमने इतना सेव करना है, तो देयरफॉर इट इज नोन एज एक्स एंड सेविंग। ये एंड वर्ड जहाँ पे भी होता है ना, वहाँ पे आप सोचते हो, वहाँ पे आप करते नहीं हो, सोच रहे होते हो। ठीक है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी आप सोच रहे होते हो। इट रेफर्स टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और द प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, बस सीधी सी बात। एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक्स पोस्ट का क्या मतलब, पोस्ट मतलब बाद की बात हो रही है, ये आपने कर ली है, एक्चुअल सेविंग्स हो चुकी है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, ये एक्चुअल की बात करता है। जो ये एंट है ना, एंट वर्ड के साथ ये लिख दो, जो डिजायर्ड है, जो सोच रहे हो इस साल इतना करना है। एक्स पोस्ट का मतलब इस साल करनी है, एक्चुअल है, बस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और द इक्विलिब्रियम इनकम। देखो, अब सीधी सी बात है, कौन सा अच्छा, अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आप में सबसे पहले आप ए एस ए डी अप्रोच पढ़ोगे, फिर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट एस इज इक्वल टू आई वाली अप्रोच पढ़ोगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं जिसको। अब उससे पहले ना, आपको सबसे पहले तो हमारी बुक यही बताएगी कि ए एस क्या होता है, ए डी क्या होता है, फिर बाद में ए डी एस अप्रोच को सबसे लास्ट में बताते हैं। अब आगे आपको यही बताने वाले हैं सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, जो हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया है, हम अगेन उससे रिपीट करने वाले हैं। देखो, जो अजम्पशंस है ना, ये आगे अच्छे से दे रखे हैं, तो अजम्पशन को मैं भूलूंगा नहीं, अजम्पशन मैं आपको एक और बार आगे कराऊंगा। ठीक है, ई डी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच एंड द इक्विलिब्रियम जी डी पी। अब देखो, सबसे पहले, अब पहली बात यही बताया कि इक्विलिब्रियम क्या है, एडी और एस को वापस डिफाइन किया हुआ है, जो हमने पीछे भी अच्छे से कर लिया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट इन जीडीपी इज व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, बस सीधी सी बात। अब हम जानेंगे अगेन ए एस ए डी अप्रोच को, हम पहले अब ए डी एस अप्रोच को पढ़ रहे हैं हम, एक सेकेंड रुकना। अभी हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये वाले टॉपिक में सबसे पहले आएगा आपका एएस, एएस की डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी एएस की, ये डेफिनेशन है, पिछले चैप्टर में होगी, तो मैं इस पर रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, अगेन एडी रेफ, अब एडी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एडी का क्या डेफिनेशन है, पिछले चैप्टर में हमने अगेन पढ़ लिया। दो दो डेफिनेशन याद करके कुछ नहीं मिलेगा, पिछले चैप्टर में जो डेफिनेशन है वो आप इस चैप्टर में यूज करोगे, यू विल बी परफेक्टली फाइन। ठीक है, एएस का ग्राफ है, वाह, जो एएस का ग्राफ है वो भी यहाँ पे दे रखा है, पिछले चैप्टर में भी एग्जैक्ट सेम ग्राफ था, कोई मैं रिपीट नहीं करने वाला इसलिए। अब रही बात आपका एडी, एडी का भी यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ दे रखा है जो पिछले चैप्टर में था, इन दो को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, किसी काम के नहीं है। इस ग्राफ को देखो, इसमें एडी भी शो कर रखा है, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एडी है, ये आपकी इनकम है, बस यही चल रहा है, ये सब कुछ भी आसान है। एक्सक्यूज मी। हाँ, एक टेबल भी बना रखा है इन्होंने, आप भी श्रद्धा अनुसार अगर आप टेबल बनाना चाहें, आप भी शेड्यूल बना सकते हैं, ये भी पिछले चैप्टर में अच्छे से हो रखा है। एग्जैक्ट पिछले चैप्टर का कंटेंट है, इसमें ज़्यादा काम का वो है नहीं कुछ। इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अभी तक तो टाइम पास हो रहा था, अब यहाँ पे काम की चीज़ है ये। एस एडी अप्रोच में पहले तो डेफिनेशन ही पढ़ी है हमने, एक और बार ग्राफ्स देखे, एक और बार हमने शेड्यूल देखा, और एक से टेबल देखा। अब हम वापस आएंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी के ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी का पहली बात तो ग्राफ देख लो कैसे बनता है। ठीक है, शेड्यूल, सीधी सी बात, इक्विलिब्रियम देखो, मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक ब्लू प्रिंट बताया था, सबसे पहले क्या आएगी, डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, क्या है, व्हेन एस इज इक्वल टू एडी, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन यू कैन से द what the producers wish to produce is exactly equal to what the buyers are planning to purchase during an economic year. ठीक है, this is the definition of GDP equilibrium. ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड, क्या क्या करते हो आप, मैंने आपको क्या बताया,
फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसी चलो वो डेफिनेशन का ही पार्ट है, डेफिनेशन में फॉर्मूला भी लिख देना, ए एस इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप बनाओगे शेड्यूल, ठीक है। सेकंड इज शेड्यूल, शेड्यूल बना दिया। थर्ड इज ग्राफ, ठीक है। थर्ड इज ग्राफ, ग्राफ बना दिया। फोर्थ फोर्थ है, इसको टेबल को एक्सप्लेन करो कि भाई एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है, जो एक्स एक्सिस है वो इनकम को शो कर रहा है, 45 डिग्रीज पे ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में आप ऑब्जर्वेशन लिखने लग जाओगे। और हाँ, अजम्पशंस भी है, वो आगे बताऊंगा। मेरे को अजम्पशंस और अच्छे से दे रखी है हमारी बुक में, ठीक है। अजम्पशंस भी लिख देना। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी। ग्राफ आप देख लो, सीधी सी बात है। देखो, ये इनकम का ग्राफ है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम आपको पता है सेम होती है, तो ये है इनकम का ग्राफ, ठीक है। नाउ एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा वैक्सिस से शुरू होता है, क्योंकि ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, इस वजह से ये वैक्सिस से शुरू होता है, ठीक है। पिछले जिनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो को रेफर करो। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, सीधी सी बात। अब हम जाएंगे उसके ऊपर, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के ऊपर। वो आपको मैंने बता रखा है पिछले चैप्टर्स में भी कैसे ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? ईडी लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन 45 एट द पॉइंट ई। जो आपकी ईडी लाइन है, जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन है, ये ई पे इंटरसेक्ट करती है इनकम वाली लाइन को। एक्सक्यूज मी प्लीज। और उसके बाद क्या है? ओ एल इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी। जो आपकी ओ एल है, ओ एल लाइन है, यू कैन से दिस इज वाओ, वाओ, ओके। नाउ दिस इज ओ एल, ओ एल इज द इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। ओ एल इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी। जीडीपी और इनकम एक ही बात हुई, ठीक है। इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी। ओ एल होते हैं इनकी हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी और द इक्विलिब्रियम इनकम इन आर इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज डिजायर्ड एक्सपेंडिचर द आउटपुट, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इज इतना नहीं, ये काम का नहीं है। हाँ, एडी का फॉर्मूला आपने ये लिख देना है, ये 45 डिग्री है, ये भी लिख देना है। ये वाला पॉइंट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको जो आप छोड़ सकते हो इस पॉइंट को। हाँ, एक अच्छा बहुत जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉप पॉइंट आता है वो है ये वाला, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या है? द डिमांड दैट कम्स इनटू इफेक्ट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। एक ऐसी डिमांड जो काम करने लग जाती है, और एक से जो ऐसी डिमांड जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो जाती है, वो आपकी इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। सीधी सी बात। इफेक्टिव डिमांड क्या है? व्हेन ए एस इज इक्वल टू ए डी। जितना आप डिमांड कर रहे हो उतना ही जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। जब जो डिमांड है जो वो इफेक्ट में आ जाती है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। एडी विच बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, एडी विच बिकम्स इफेक्टिव। और मैंने आपको ये शायद स्टार्टिंग में भी बता दिया था। ये यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड लिख के जो ये वाली सिचुएशन है, ए डी इज इक्वल टू एस वाली, ये इफेक्टिव डिमांड भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन। All output of the plant by the producer is purchased by no unwanted desired stocks in the producer. हाँ, बस ये लिख सकते हो आप, there is no unwanted और undesired stocks in the विद द प्रोड्यूसर्स। एक ये अच्छा पॉइंट, आप इसे लिख सकते हो। आई वुड से इसको आप अपना फोर्थ पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। बस, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिचुएशंस की, ठीक है। भाई देखो, सिचुएशंस होती है अलग अलग। जैसे बोलते नहीं, अगर ये हो गया तो फिर आप क्या चूज़ करोगे, अब वही चीज़ें हम पढ़ने वाले, ठीक है। इन केस अगर आपके एग्रीगेट सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? क्या हुआ इस साल? आपका जो सप्लाई है, आपका जो गोडाउन है, गोडाउन में माल बहुत ज़्यादा आने वाला है, बट जो इस साल आपको लग रहा है कि मार्केट में मंदी छा रखी है, इस केस में आप क्या करोगे? आप प्रोड्यूसर हो एक। आप प्रोड्यूसर क्या करोगे? यू विल प्लान टू कट इन द प्रोडक्शन। आप प्रोड्यूसर, आप सोचोगे यार इतने प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा भाई, मुझे पता है मार्केट में मंदी चल रही है, मुझे पता है मार्केट में लोग खरीदने नहीं वाले मेरे सामान, तो मैं इतना इस साल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं कम ही प्रोड्यूस करूंगा जितना बिक जाएगा इस साल सामान। वरना भाई गोडाउन गोडाउन में ऐसे ही माल पड़ता रहेगा, खराब हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। दिस इज नोन एज, दिस इज द सिचुएशन जब एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, कम हमारी इकोनॉमी में, और डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई इज कम? कम होती है, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड हो और जो हमारी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो, उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? ठीक है। आप एक दुकानदार हो, इस बार आपको पता है कि भाई दिवाली आ रही है, एग्जाम्पल, ठीक है। दिवाली आ रही है इस साल, तो बहुत ज़्यादा लाइट्स बिकने वाली है, बहुत ज़्यादा लाइट्स की सेल होने वाली है, पर आपके पास सप्लाई आपकी दुकान में कम है, आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपको पता है भाई दिवाली आ रही है, मुझे लाइट्स चाहिए, मुझे स्ट्रिप लाइट्स चाहिए, बिकेगी वो बहुत ज़्यादा। आप प्रोड्यूसर, आप सोच रहे मैं प्रोड्यूस करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों? दिवाली आ रही है, ठीक है। वो वही है। बट आपके पास क्या, आपको पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरे मेरे पास सप्लाई कम है, आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्लान द ग्रेटर प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन प्लान करने लग जाएंगे, ठीक है।
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी और द इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अभी तक हमने एएस और एडी अप्रोच पढ़ रहे थे जो कि यहाँ से शुरू हो रखी थी, ठीक है, जो यहाँ से शुरू हो रखी थी। अब हम पढ़ेंगे ये वाली अप्रोच जो यहाँ पे है। अब हम पढ़ेंगे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच बस। हाँ यहाँ पे है ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी। भाई अब हम पहले तो डेफिनेशन से जानेंगे जैसे हम पीछे जा रहे थे। व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जीडीपी। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात, सेविंग्स क्या है भाई? पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इज नोन एज सेविंग। और सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन का भी एक बार डेफिनेशन। पहली बात तो फॉर्मूला, सेविंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय वाई इज नोन एज द सेविंग फंक्शन। ठीक है, इज नोन एज सेविंग फंक्शन एंड इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। अब भाई देखो, सेव इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक और बार रिपीट नहीं करूंगा यार, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अब जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है, यू कैन से इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ऑटोनमस। ज़्यादा कुछ है नहीं कम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट का भी। इन्वेस्टमेंट की भी डेफिनेशंस पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से कवर हो रखी है। और भाई सीधी सी बात है कि जो सेविंग का कर्व है, वो सेविंग का कर्व किस तरीके से शुरू होता है? वो कुछ यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ठीक है, और वाई एक्सेस से शुरू होता है। अब इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो ऐसे शुरू होता है, बस ये चल रहा है। दिस इज इट। हाँ, और याद रखो ये आपका इनकम हो गया। आई मीन जब टेबल की बात हो रही है, अभी देखो मैंने ना टेबल इतनी बार डिस्कस कर रखे हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक टेबल है पिछली वीडियो में, वो टेबल आपको मिल जाएगा। उसी टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो काम हो जाएगा। हर एक के लिए यू कैन से हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टेबल रेफर मत करना, सिर्फ एक टेबल फॉलो करना और वो हर एक उसमें यूज़ कर लेना, यू कैन से एग्जाम्पल में और हर एक यू कैन से चैप्टर में, तो काम आराम से करेगा। ठीक है, इनकम आपके पास ये कंजम्पशन आपने लिख रखी है, सेविंग आप लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट आप लिख दोगे, आपका शेड्यूल बन जाएगा। शेड्यूल बन गया। अब रही बात ग्राफ की। ग्राफ आपने पहली बात क्या है भाई? क्या है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट ग्राफ है, सीधी सी बात है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व है, उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? कॉमन सेंस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। सबसे पहले सेविंग का कर्व कैसे चलता है पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ये भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बस खत्म। एक्सक्यूज मी। और क्या है हमारे पास? हाँ, बस यही है, ग्राफ आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपने ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, जैसा हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, हर एक ग्राफ में मैं बताता हूँ, अब एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस इसको शो कर रहा है, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दिस एंड दैट, और ये आपका ये है, वो है, ये ओरिजिन है। बस ये चीज़ें बकवास एक्सप्लेन करनी है। अब हम जाएंगे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। चलो, ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है नहीं अभी। ऑब्जर्वेशंस है नहीं, इनमें नहीं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस एडी है इसमें थी, और ऑब्जर्वेशन जैसे लास्ट में आती है, वो यहाँ पे नहीं होगी। ऑब्जर्वेशंस होगी ना, इसके इस ऑब्जर्वेशन है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो ये है। अब मैं आपको सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने पीछे सिचुएशन पढ़ी ना, मान लो हमारी इकोनॉमी में क्या है, लोगों की सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सारा पैसा सेव ही करेंगे। इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ठीक है, प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या सिचुएशन है? दिस इज सिचुएशन व्हेन प्लान्ड सेविंग्स, हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं लोग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम करना, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं। इसमें क्या करेगा? इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? ठीक है, टू क्लियर द स्टॉक द प्रोड्यूसर्स वुड नाउ प्लान लेस प्रोडक्शन। जब सेविंग्स ज्यादा हो रही है, ठीक है, लोग ज्यादा सेव करना चाह रहे हैं। हाँ, लोग जब ज्यादा सेव करना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट कम करना चाह रहे हैं, इस केस में क्या करेगा भाई? एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपना आउटपुट कम कर देगा। प्रोड्यूसर बोलेगा यार क्या भाई मैं मशीन से बनाऊँ क्यों जब लोग खरीद ही नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर को पता है कि भाई अब दुकानदार भाई इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, वो फैक्ट्री बनाता है, यू कैन सी वो मशीनरी बनाता है, उसकी चिप्स बनाने की वो मशीन्स बनाता है। ठीक है, जो आप चिप्स खाते हो वो उन चिप्स को बनाने की मशीन्स बनाता है। ठीक है, अब वो आप प्रोड्यूसर आप देख रहे हो कि भाई लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे इन्वेस्ट करना है, लोग नहीं चाह रहे कि वो अपने चिप्स की फैक्ट्री बनाए, वो किसी और चीज़ की फैक्ट्री खोले, लोग बस अपने अकाउंट भरना चाह रहे हैं, उनको नहीं इन्वेस्ट करना। तो उस टाइम पे वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो फैक्ट्री से वो मशीन बनाने वाला आदमी क्या करेगा? अपने आउटपुट कम कर देगा। अब एक तो वो अपने आउटपुट कम कर रहा है, उससे एक और दूसरी चीज़ होगी, अगर वो अपने आउटपुट कम करेगा तो मतलब क्या होगा? आउटपुट कम करने का क्या मतलब है? कंट्री में जो लोग हैं भाई, देखो उसकी फैक्ट्री में लोग हैं, उनको बोलेगा कि यार मेरा तो धंधा बंद हो रहा है, तो तुम लोगों को मैं जॉब पे क्यों रखूँ? वो अपनी जॉब से निकाल देगा उन लोगों को। अब वो जॉब से निकाल देगा, क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, उन लोगों को इनकम नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जो भी होगे भी वहाँ पे जो काम कर रहे होगे, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इनकम कम होगी, इनकम कम होने का एक और मतलब है जो सेविंग्स है वो भी कम हो जाएगी। देयर फोर जहाँ पे सेविंग्स ज़्यादा थी, अब आप सेविंग्स को कम कर रहे हो, सेविंग्स इतनी कम हो जाएगी जब सेविंग्स इतने तक कम हो जाएगी जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए तब तक। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, जब सेविंग्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं, और यू कैन से जब सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो मार्केट में पता है यार प्रोड्यूसर्स को कि भाई अगर लोग सारा पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं चीज़ों में, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस कम करेंगे। अब वो प्रोड्यूस जब वो चीज़ें प्रोड्यूस कम करेंगे, उससे क्या होगा, वापस लोगों की इनकम घटनी शुरू हो जाएगी। जब लोगों की इनकम घटनी शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा, ठीक है, जब लोगों की इनकम घटने लग जाएगी, उनके पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, पैसा कम हो जाएगा मतलब क्या, सेविंग्स कम हो जाएगी। सेविंग्स कम हो जाएगी और वो सोचेंगे भाई अब पैसा कमाना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। और एट द एंड सेविंग्स वापस कम हो जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी वेयर एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, एस इज इक्वल टू आई वाली सिचुएशन आ जाएगी। व्हाट हैपेंस व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है और सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन प्लान्ड सेविंग्स इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो प्लान्ड सेविंग्स है वो लेस है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। अब जहाँ पे प्लान्ड सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा। ठीक है, प्लान्ड सेविंग लेकिन से जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा, वेट, सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है और जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें उस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, अब देखो आप प्रोड्यूसर हो, आप मशीन्स बनाते हो, आपको पता है कि भाई इस साल तो लोगों को मन कर रहा है इन्वेस्ट करने का, लोगों का मन कर रहा है कि अपनी अपनी फैक्ट्रीज खोलो, तो आप क्या करोगे, अपना आउटपुट बढ़ा दोगे। ठीक है, आप बहुत सारा आउटपुट बढ़ा दोगे। अब वो लोग आउटपुट बढ़ाओगे, क्या होगा, मशीन्स अब सस्ते रेट्स में मिलेगी लोगों को, और भाई बहुत ज़्यादा मिलेगी मशीन लोगों को। अब लोग इन्वेस्ट करेंगे, अब उससे क्या होगा, अब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना लोग, मशीन्स खरीद रहे हैं, मशीन से क्या होगा, मशीन खरीदने के बाद उनकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, मशीन, भाई देखो मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हो वो इसीलिए खरीदते हो ना, ताकि वो आपकी फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपकी हेल्प कर सके, इन द सेंस कि इन फ्यूचर आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सके। इसलिए अब देखो आपने मशीन खरीद लिया, मतलब आपके पैसे कमाने में हेल्प हो रही है, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। अब आपके पास पैसा जब ज़्यादा आएगा, तो सीधी सी बात, जब भी कोई पैसा ज़्यादा होता है उससे सेविंग्स बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ देयर इज अजम्पशन। अब अजम्पशंस क्या क्या होता है। ठीक है, नाउ देयर इज अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस की हम बात करते हैं, हम हमेशा बहुत ज़्यादा लंबे टर्म की बात नहीं करते, हम थोड़े छोटे छोटे टाइम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम जीडीपी अकॉर्डिंग टू द Keynesian थ्योरी इज डिस्कस्ड ओनली विद रेफरेंस टू द शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, थोड़े छोटे टाइम के लिए बात करते हैं। ठीक है, टू सेक्टर टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात होती है इसमें। ठीक है, इनिशियली द कीन्स डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू, सीधी सी बात, हमारी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, फर्स्ट है प्रोड्यूसर, दूसरे है कंज्यूमर। वही बात है जो हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। जो आपका एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब आपका जो एएस है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है परफेक्टली, एक सेकेंड, मतलब हमेशा बढ़ता ही जा रहा है एएस कभी, कि एएस कभी नीचे जा ही नहीं रहा, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, बस यही बात है। ये अजम्पशंस है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, ये आपके हर चैप्टर में ये चल सकती है, बस उसमें ये शॉर्ट रन वाला इतना नहीं, शॉर्ट रन वाला भी चल पड़ेगा, टेंशन नहीं, सब कुछ चलेगा। ये अजम्पशंस है, ये आपने करनी है। बट मैं ना आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो आपका पूरा एडी वाला चैप्टर है उसका जो क्रक्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हो गए, इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होगी, जो हर एक आंसर में सेम चिपकने वाली है, आई मीन लगने वाली है, उन सबको मैं कंपाइल करके लिख दूंगा, ताकि आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाए। एक फॉर्मेट के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपने इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ओके, बाकी ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, सॉरी प्लीज, इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। ओके, मैं इसको ना पहले मिटा देता हूँ, मैंने जो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका ये देखो, अब ये देखो आपकी कंजम्पशन थी, दिस इज सी। अब देखो आपकी कंजम्पशन थी, ये कंजम्पशन कहाँ से शुरू हो रही है, वाई एक्सिस के यहाँ से, ड्यू टू ऑटोनमस कंजम्पशन। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, Now, आपकी कंजम्पशन थी, आपने इस कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट प्लस कर दी, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ गया, आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड, आपने सोचा कि अब मैं थोड़ा और इन्वेस्ट कर देता हूँ, आपने सोचा कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दूँ ताकि मेरे थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। आपने डिसाइड किया आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तब क्या होगा, आपका जो एडी है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन है, कंजम्पशन को कुछ नहीं हो रहा, कंजम्पशन ऐसी रह रही है, बस आप डिसाइड करो कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता हूँ, उससे क्या होगा, आपका जो ये कर्व है एडी कर्व वो ऊपर चले जाएगा। ऊपर कर्व जाने का क्या मतलब है, आपकी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले आपकी इनकम कहाँ थी, पहले आपकी इनकम जे पे थी। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपकी जो पहले इनकम थी वो जे तक थी, फिर आपने थोड़ा और इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता लगा यार मेरी तो इनकम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, थोड़ा इन्वेस्ट किया पर जो इनकम है वो बहुत गुना बढ़ गई, बस यही बात है यहाँ पे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी कभी आप थोड़ा, मतलब सीधी सी बात है बेसिक लाइफ में भी अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, बस यही चीज़ कहना चाह रहे हैं ये लोग। ये काम का नहीं है, इतना काम का है तो ये है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी फॉर दिस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है,
हाउ मेनी टाइम्स द इकोनॉमी, भाई देखो मल्टीप्लायर की बहुत बहुत बेस्ट डेफिनेशन क्या है। देखो मल्टीप्लायर की पहली बात तो फॉर्मूला ये है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसकी अगर आपने डेफिनेशन बनानी है तो आप फॉर्मूला से ही बना सकते हो। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस यही है इसकी डेफिनेशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना आप लोगों ने। हर कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन चाहिए ही। बस तो फिर ये है हमारे पास, वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन द आउटपुट और इनकम इज मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है कि इनकम में, अब मान लो इन्वेस्टमेंट आप छोटी सी भी कर रहे हो तो आपकी इनकम में बहुत बड़ा राइज आ रहा है, बस यही कहने का मतलब है इसका। ठीक है, और क्या था इसमें, और इम्पोर्टेंट क्या था? फिर डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन मैंने आपको दो दो बता दी, या तो फिर ये कर लो या फॉर्मूला से खुद ही डिराइव कर दो। ठीक है, प्लस एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको ना। और रिलेशनशिप्स एक्सक्यूज मी। हाँ, अब ये है अजम्पशंस हमारे कि हमारी पहली बात तो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर। और जो हमारी कंट्री में यू कैन से हमारी कंट्री में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये भी हमने एज्यूम कर लिया। सेकंड क्या है? ओनली टू सेक्टर मॉडल, ये भी है। और एमपीसी आपने एज्यूम कर, चलो इसको मैं आगे बताता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है? देख, चार रिलेशन है। पहली बात तो मैं आगे बताता हूँ आपको ये क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर मैं बताना यहाँ पे नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, ओके वेट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, हाँ, पहली बात एक फॉर्मूला है जिससे आप मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हो जब आपके पास एमपीसी गिवन हो। ठीक है, आपके पास एमपीसी गिवन है, एमपीसी आपके पास गिवन है, तो आप मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करना है। दिस इज मल्टीप्लायर, जो के है ना, ये मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, इस मल्टीप्लायर को फाइंड करने का क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आपके पास मल्टीप्लायर आ जाएगा। मान लो आपके पास ना चेंज इन इनकम दे रखा है ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आपके पास एमपीसी दे रखा है। अब आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, पहली बात तो एक तो बहुत मैथमेटिकल फॉर्म चल जाएगा। मुझे पता है कई बच्चे सोच रहे हो कि सर हो सकता है ऐसे करके पहले हम चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करें, तब भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें नहीं घुसना। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे करना है। एक फॉर्मूला हमारी बुक में दे रखा है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मल्टीप्लायर जब आपके पास एम पी सी दिया हो। ठीक है, अब देर इज वन मोर थिंग, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपी नो, हाँ, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? मान लो हमारी एमपीसी बढ़ती है, अगर हमारी एमपीसी बढ़ती है तो हमारा मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब? भाई एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है। डायरेक्ट का क्या मतलब? एक चीज़ भी बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। इस वाले एग्जांपल को एक सेकंड के लिए, 0.5 वाले एग्जांपल से कुछ नहीं मिलेगा। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एमपीसी व्हेन इट इज 0.8। ठीक है, जो हमारी एमपीसी है वो 0.8 है। ठीक है, 0.8 है हमारी एमपीसी। ठीक है, 8 लग नहीं रहा है, बट जस्ट एज्यूम कि ये 8 है। ठीक है, चलो मैंने 8 बना ही दिया ना, 0.8 है। ठीक है, 1/1 माइनस 0.8, 0.8 इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/0.8। इससे क्या हुआ? 0.2 को अब सिंप्लीफाई करो, इसको, इस चीज़ को, एक सेकंड इसको रहने दो। ये डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा, आपका मल्टीप्लायर बन जाएगा 5। आपका मल्टीप्लायर कितना बन जाएगा? 5। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लायर। अब मान लो आपका 0.5 होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कहने का मतलब है कि अगर आपका एमपीसी 0.8 है तो आपकी इनकम बढ़ के 5 टाइम्स हो जाएगी। मान लो आपका जब मल्टीप्लायर 0.5 होता, आपका जब मल्टीप्लायर यू कैन से जो आपका एमपीसी है जब आपका 0.5 होता तो आपका मल्टीप्लायर कितना बनना था सॉल्व करने के बाद? 2। मतलब जब आपका एमपीसी कम है, जब आपका एमपीसी 0.5 है तो आपका जो मल्टीप्लायर होगा वो भी कम होगा। कितना होगा? 5। कितना होगा? एक सेकंड होगा, कितना होगा? 2। ठीक है, आपका जब एमपीसी कम है तो आपका मल्टीप्लायर कितना बनेगा? आपका 2 बनेगा। अब मान लो आपका जो एमपीसी है जब 0.8 है, ज़्यादा है, तो आपका मल्टीप्लायर कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स इट, और क्या था? हाउ डू वी फाइंड के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी? देखो ये कभी पूछा नहीं जाता है, बट आपको अगर चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर की पहला पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वाई का दूसरा फॉर्मूला, वाई फाइंड करने का एक हमने एक चीज़ एज्यूम की थी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में हमारी जो इनकम है वो इक्वल टू सी प्लस आई होती है। मतलब कहने का मतलब है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू ए डी। ठीक है,
ये एडी के लिए लिख रखा है यहाँ पे, सी प्लस आई क्या है हमारा एडी, वाई क्या है हमारा, वह है हमारा ए एस। ठीक है, सीधी सी बात है। अब चेंज इन, अब मान लो सब, अब ऐसा कर लो, इसको चेंज कर दो सब, मतलब ये कर लो कि चेंज इन, यू कैन से ये एडिशनल कर दो आप इसको ना, कि यू कैन से चेंज इन इनकम कर दो, चेंज इन कंजम्पशन कर दो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर दो, तीनों के आगे ट्रायंगल लगा दो, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, तीनों के आगे ट्रायंगल लगा दो। अब क्या कर दो, जो आपका ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, इसको इधर ला लो, लेफ्ट हैंड साइड ला लो, आपको जो चेंज इन इनकम है इसको राइट हैंड साइड ला लो। इससे क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा किसका, सी का। और सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, सी को इधर ले जाना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बता, सी को आपने इधर ले जाना, बस यही है, बस आपने ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है, आपके पास कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, पुटिंग द वैल्यू, हाँ, अब आपके पास ये फॉर्मूला था, जो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं था, इसी फॉर्मूला में आपने वैल्यू, एक सेकेंड, इसी फॉर्मूला में अब आपने वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी। जो चेंज इन इनकम है वो ऐसे, चेंज इन इनकम आपने ऐसे ही रखा। जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। आई मीन से, जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट था इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये जो ये वाला नंबर है ये आपने इसकी जगह लिख दिया, क्योंकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, तो आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब ऐसा कर दो, ये जो पूरा सा जितना फॉर्मूला है इसको डिवाइड कर दो आप चेंज इन इनकम से, चेंज इन इनकम को डिवाइड करने लग जाओगे, ये कट होके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये कट होके क्या हो जाएगा, ये कट होके वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम कितना होगा, एमपीसी, और आपका फॉर्मूला एंड में जाके बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। ये सब कुछ बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप अब आपको एमपीएस भी लाना है, अब आपको के इज इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस फाइंड करना है। भाई देखो, हमने पिछली वीडियो में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ा था, एमपीएस प्लस एम, यार एक तो ना, नेवर माइंड, रुक जाओ, एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बस ये आपका पिछली वीडियो में आपने वो पढ़ा था। अब आपको अगर मान लो एम पी एस फाइंड करना है, बस इसको कर दो कि जस्ट डू दिस, ठीक है। आप एम पी सी को इधर ले जाओ, ठीक है, एम पी सी को आप इधर ले जा रहे हो, आपके पास क्या बनेगा, एम पी एस इज इक्वल टू वन माइनस एम पी सी, ये एम पी सी है, ठीक है, वन माइनस एम पी सी, आपके पास ये आ गया आंसर। अब देखो वन माइनस एम पी सी आपको यहाँ दिख रहा है, अब क्या कर दो, बस वन माइनस एम पी सी की वैल्यू पुट कर दो, एम पी एस आपके पास आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं। वैसे देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड मल्टीप्लायर, ये देखो लॉजिक भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया, तो इसको मैं, मुझे लगता नहीं बताना चाहिए अब आपको एक और बार। देखो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, अब एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, सीधी सी बात है कि भाई जब एमपीसी घटेगा तो के बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूलाज है, तीनों फॉर्मूला साथ में लिख रखे हैं। पहली बात, के मल्टीप्लायर को फाइंड करने का पहला फॉर्मूला, मल्टीप्लायर को फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला जिसमें एमपीसी आ रहा है, मल्टीप्लायर को फाइंड करने का तीसरा फॉर्मूला जिसमें एमपीएस गिवन है, ठीक है, बस। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टीप्लायर में वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है ऑब्जर्वेशंस। आपको जो मल्टीप्लायर है उसका और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एमपीसी बढ़ेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एग्जाम्पल में इसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मल्टीप्लायर और एमपीएस का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब आपका जो एमपीएस है वो घटेगा तब आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, कुछ ऐसा जैसा हिसाब है, ठीक है। आपका जब मान लो आपका मल्टीप्लायर बढ़ रहा है तो मतलब आपका एमपीएस बहुत ज़्यादा छोटा है, बस ये आपका रिलेशनशिप है। और मैक्सिमम लेवल ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको जो मल्टीप्लायर है, मान लो के को फाइंड करने का एक फॉर्मूला मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी फॉर्मूला है। अब आपको मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो कल को ऐसा करते हैं हम ना, एम पी सी की वैल्यू वन है, ठीक है, एम पी सी की वैल्यू कर देते हैं हम वन, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। जब भी कभी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो इसका क्या मतलब होता है, आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रखे हैं हम इन लोगों ने। मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। मल्टीप्लायर कितना भी बढ़ सकता है, जब आपका एमपीसी वन हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना था आपने सारा कंज्यूम कर लिया, तो मतलब आपका जो मल्टीप्लायर है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला के थ्रू आपको प्रूव कर लिया, ठीक है। एमपीसी वन कर दोगे तो क्या होगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये आपका वैसे मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला था। एमपीसी की वैल्यू वन है, वन, अब फॉर्मूला में देखो वन माइनस मल्टीप्लायर आपने वन एज्यूम कर लिया, ये जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो हो गया, इन्फिनिटी बचेगा आपका आंसर, ठीक है। Maximum value of multiplier is equal to 1 when MPC is equal to 0, that is when the entire additional income is saved। जब पूरी एडिशनल इनकम सेव कर दी जाती है तब आपका जो है मल्टीप्लायर है वो वन हो जाता है। ये क्या बोलना मैंने, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो आपका के का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। एम पी सी को एज्यूम कर लो, इसको मैंने थोड़ा बेकार लिखा है बट नेवर माइंड, ठीक है।
अब देखो, अब मान लो आपकी इस साल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम जीरो है, आपने सोचा मैंने इस साल कुछ कंज्यूम ही नहीं करना है, तो क्या करोगे आप? ठीक है, 1/1 हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1। ये मैंने फॉर्मूला के थ्रू भी आपको एक बार क्लियर कर दिया। वेट अ सेकंड, ये क्या हुआ? हाँ, एमपीसी 1 हो जाएगा, ये तो वही तो बताया मैंने आपको, एमपीसी फिर 1 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्स हिसाब किताब है। अब मैं आपको इजीली शॉर्ट में ये बताने वाला हूँ, बट मैंने इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं देखा है, बट आपको मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है? अब इसमें ना एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, कभी भी आपको मल्टीप्लायर के बारे में पूछेंगे, ठीक है? वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। ये एक काइंड ऑफ लॉ है, इसी के बेसिस पे पूरा मल्टीप्लायर का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है? वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, बस उस यही फॉर्मूला है। राउंड वन में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मान लो एक बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया, मैं एक दुकान में बोलता हूँ एग्जाम्पल, वैसे मैक्रो लेवल की चीज़ है, कंट्री की बात तो होती है, बट मैं आपको थोड़ा इंडिविजुअल में भी बात करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आप हो, आपने सोचा कि मुझे एक कैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपने एक चिप्स बनाने की मशीन खरीदनी है आपने, ठीक है? आपने डिसाइड किया कि मैंने एक मशीन खरीदनी है चिप्स बनाने की, ठीक है? चिप्स बनाने की मशीन कितने की थी? 100 रुपए की मशीन थी वो, ठीक है? आपने 100 रुपए की मशीन खरीद ली। आपने जो 100 रुपए की मशीन खरीदी, वो पैसा किसके पास गया? किसी एक आदमी के पास गया, प्रोड्यूसर के पास, दुकानदार के पास गया, जिससे आपने मशीन खरीदी। अब अगर उस दुकानदार के पास पैसा गया, उसका क्या मतलब है? वो उसकी इनकम बन गई, ठीक है? भाई देखो, वो दुकानदार समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, वो भी तो इसीलिए बेच रहा सामान ताकि वो उसकी पैसा बन सके, इनकम बन सके उसकी, ठीक है? वो उसकी इनकम बन गई, ठीक है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जो दुकानदार है, अब वो दुकानदार अपने बच्चे की फीस देगा, दुकानदार अपने अपने लिए गाड़ी खरीदेगा, अपना खर्चा चलाएगा, उसमें कितना उस दुकानदार को पैसा लग रहा है? 50 रुपए। 50 रुपए वो अपने ऊपर खर्च रहा है वो दुकानदार, ठीक है? फेयर इनफ, ठीक है? उनमें से उसने जो दुकानदार है वो सोचता है कि 50 रुपए मैं ऐसा करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब अब मुझे कैसे पता कि दुकानदार 50 रुपए ही कर रहा है सेव? मुझे कैसे पता कि दुकानदार 50 रुपए सेव कर रहा है, 50 रुपए कंज्यूम कर रहा है? उसके लिए हमारे पास होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, कि उस बंदे की प्रोपेंसिटी क्या है कंज्यूम करने की, वो कितना कंज्यूम करता है, यूजुअली क्या एटीट्यूड चल रहा है उसका, वो हमारे को एमपीसी बताता है। मान लो अगर एमपीसी कुछ और होता है आज के टाइम पे, एमपीसी यहाँ पे 0.8 होता दिया हुआ, ठीक है? 0.8 होता दिया हुआ, तो क्या होना था? यहाँ पे 50 की जगह 80 लिखा होता और यहाँ पे 20 लिखा होता। बट हम आज के टाइम पे यही एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे जो हमारी बुक बता रही है, ठीक है? अब देखो, अब उस बंदे ने क्या किया, 50 रुपये उसने कंज्यूम कर दिया, 50 रुपये सेव कर दिया। अब उसने जो 50 रुपये कंज्यूम किए, देखो, अब वो एग्जाम्पल लेता हूँ कि उसके इनकम थी, उसके पास अब 100 रुपये आई, क्योंकि आपने मशीन की पेमेंट की थी उसको, उसके 100 रुपये उसके पास है। उस 100 रुपये में से उसने क्या कर दिया, 50 रुपये जो थे, 50 रुपये की गाड़ी खरीद रही। अब वो जो 50 रुपये पैसा है वो किसके पास गया? गाड़ी के यू कैन से शोरूम, जो जिस गाड़ी का शोरूम था उसके मालिक के पास, शोरूम के मालिक के पास 50 रुपए चले गए। अब वो शोरूम का मालिक, अब उसकी जेब में कितनी, उसकी इनकम कितनी बन गई? 50 रुपए। अब वो क्या करेगा, उन्हीं 50 रुपए में से 25 रुपए अपने लिए अपने ऊपर खर्च लेगा, और 25 रुपए वापस सेव कर देगा। अपने ऊपर खर्चेगा क्या? उसने सोचा कि यार 25 रुपए से मैं ऐसा करता हूँ, शोरूम वाला सोचता है कि 25 रुपए से मैं एक नई वो खोल देता हूँ, अपनी एक नई दुकान खोल देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है? उसने सोचा नई दुकान खोल देता हूँ। फिर क्या हुआ, नई दुकान खोल दी उसने। अब भाई जिस बंदे से उसने लेंटर खरीदे, जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, उसके पास 25 रुपए चले गया, वो उसकी इनकम बन गई। अब वो भी वो 50% उनमें से भी पैसा खर्च लेगा, वो 0.5% पैसा वो भी खर्च लेगा, क्योंकि एमपीसी 0.5 है, तो थोड़ा पैसा वो भी खर्च लेगा, थोड़ा सेव कर देगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक एंड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग्स के इक्वल ना हो जाए, ये तब तक कंसेप्ट चला रहता है, ठीक है? अब इसे फाइंड करने का अब तरीका है। अब देखो, पहले एक तो तरीका ये है कि पूरा ये चार्ट बनाओ आप, जो आपके पास एमपीसी गिवन हो ना, एमपीसी आपके पास गिवन है, मान लो आपके पास एमपीसी गिवन है, तो एक तो डायरेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्मूला में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप सोचते हो कि थोड़ा लंबा मेथड, मैं बहुत लंबा चौड़ा मेथड करूंगा, वैसे आप नहीं करोगे कभी, और करना भी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट करोगे अपना पेपर में। कभी नहीं करना ये मेथड, मैं बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है? कई कई बार जरूरत पड़ सकती है एग्जाम्पल के लिए, बट ऐसा सच नहीं, मतलब प्रॉपर एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं करना कि प्रॉपर टेबल बनाने लग गए। बट अगर आपने एग्जाम्पल देना है और ये मेथड एक्सप्लेन करना है कि ऐसे ऐसे चलता है, और ये तब तक चलता है जब तक ये जीरो ना हो जाए, हाँ, वो आप कर सकते हो। दैट इज़ रियली गुड थिंग कि एग्जाम्पल आप शो करो ऐसे। पर इस मेथड को फॉर गेटिंग अ सिंगल डिजिट आंसर, और यू कैन से एक छोटा सा आंसर निकालने के लिए इतना बड़ा मेथड, तो वो तो मुझे लगता नहीं कि ठीक रहेगा। और क्या था इसमें? हाँ, अब देखो, आपको पता लग गया कि टोटल इनकम कितनी है। अब चेंज इन इनकम का आपको पता है कितनी है? 200 है। आपको पता है
आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इंक्रीज इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 100 रुपये। लग गया पता। अब आप इनको कट करोगे क्योंकि फॉर्मूला नहीं था हमारा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था, ठीक है, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था चेंज इन। अब क्या होगा आपका मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लायर 2 हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। और बस यही था पूरे में, बाकी इन्होंने यही टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। मतलब सब कुछ वही है, रिपीट कर रखा है। बाकी देखो अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है, नहीं अगर आपको लगता है ज़रूरत कि ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँ, जस्ट कमेंट डाउन बोलो। वैसे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको खुद वर्डिंग्स में के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब आएंगे हम फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन की वजह से। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लायर आपका इंक्रीज होता है और आप उससे आपकी इनकम बहुत गुना बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हो, उससे आपकी कई गुना आपकी इनकम कम हो जाती है। बस यही दो कंसेप्ट है, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटू सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है। बट दिस इज द एंड मोस्ट प्रोबेबली, इनका मैं डिटेल में कर दूंगा अगर आपको लगता है डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वैसे है नहीं था डिटेल वाला हिसाब किताब। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एक ही वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कर देंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये बहुत छोटे से चैप्टर्स है, तो एक एक वीडियो में ये पूरे सॉर्ट आउट हो गए, कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब गाइज, राइट। थैंक यू, बाय बाय।